नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12th की दूसरा अध्याय चल रहा है और आज अंतिम क्लास होने वाली है। 15 क्लासें हो चुकी है, 16वीं क्लास आज होने वाली है। 16 क्लासें कंप्लीट होने के बाद दूसरे अध्याय का पूरा एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज बात करते हैं मूल बातों के बारे में। कंपटीशन एग्जाम और स्पेशल टीचर्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। रीट थर्ड ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ पे एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास के अंदर, वो महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, रीट हो या फिर कोई सा भी एग्जाम हो। और 12वीं बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। ये आज बात करेंगे मूल बातें की अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकार को कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेख पर क्या लिखा है, यानी अभिलेख कौन सी धातु का है, उस पर कौन सी लिपि में, कौन सी भाषा में क्या लिखा है, आखिर कैसे पता चलता है इतिहासकारों को, बात करेंगे डिटेल से। उससे पहले आहत सिक्का, जिसके बारे में हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाली क्लास में। और ये तांबे का सिक्का दे रखा है, योद्धे का सिक्का, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और गुप्तकालीन सिक्के यानी गुप्त काल एक तरह से स्वर्णिम काल था, तो वहाँ पे सोने के सिक्के बने हुए मिलते हैं। तो अधिकतर सोने के सिक्के गुप्त काल में मिले हैं। ये अशोक का अभिलेख मिला है, यानी धातु पे लिखा हुआ लेख और जो दीवार के ऊपर लिखा हुआ लेख, विभिन्न प्रकार के लेख अशोक के मिले हैं। तो अशोक का एक अभिलेख मिला है, ये अभिलेख जिसपे अशोक के लिपि में लिखा हुआ है। अब उसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा है, खरोष्ट लिपि में लिखा है। इतिहासकारी बता सकते हैं कि किस लिपि में लिखा गया है। तो एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अशोक का है। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन की बात करते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। लिपि यानी लिखने का तरीका, यानी ब्राह्मी लिपि है जिसके अंदर अशोक के अभिलेख अधिकतर लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। बंगाली कोलकाता की तरफ बोली जाती है और लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि जिसके अंदर संस्कृत और हिंदी लिखी जाती है। इन पांडुलिपियां मतलब पुराने जो हाथों से लिखे गए ग्रंथ हैं, उनको समेटकर उनका अध्ययन इतिहासकारों ने किया है। उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूने से तुलना की है, यानी बंगाली और देवनागरी लिपि से ब्राह्मी लिपि की तुलना की है। जैसे ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि की तुलना की गई है, यानी देवनागरी लिपि में क लिखा जाता है तो ब्राह्मी लिपि में इस तरीके से लिखा जाता है। च को ऐसे लिखा जाता है, ड को ऐसे लिखा जाता है, द को ऐसे, म को इस तरीके से और र को इस तरीके से लिखा जाता है। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार अनुमान लगाया है कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। यानी संस्कृत के अलावा प्राकृत भाषा का भी प्रयोग करते थे, क्योंकि प्राकृत भाषा उस समय जन साधारण की भाषा थी जिसका प्रयोग लिखने में करते थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों का अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिसेप ने अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाला। यहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने में जो सफलता प्राप्त की थी वो किसने की थी। तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। वो कौन सी लिपि में लिखे गए? अशोक के ब्राह्मी लिपि में। और कब? 1838 ईस्वी में अर्थ निकाला इसका। कहीं कहीं आपको देखने को 1837 भी मिल जाएगा कंपटीशन एग्जाम की किताबों में, और एनसीईआरटी में 1838 दे रखा है, तो आप 1838 ही सही करें, क्योंकि एनसीईआरटी किताब में जो लिख रखा है वही सत्य सही माना जाता है। आगे बात करते हैं खरोष्ट लिपि को कैसे पढ़ा गया। पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्ट लिपि के पढ़े जाने की अलग कहानी है। यानी ब्राह्मी के बाद खरोष्ट लिपि की बात करते हैं। ब्राह्मी जो अशोक मगध के आसपास लिखी जाती थी, और खरोष्टी जो पश्चिमोत्तर भारत में लिखी जाती थी। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी, हिंद यानी हिंदुस्तान, यूनानी यानी यूनान के, दोनों को मिलाकर राजाओं ने लगभग द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा बनाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। इन सिक्कों में राजा का नाम यूनानी और खरोष्ट लिपि में लिखे गए हैं। यानी पश्चिमोत्तर भारत से जो अधिकतर अभिलेख मिले हैं उनमें यूनानी और खरोष्ट लिपि का प्रयोग किया गया है। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक मान लीजिए अप्रयुक्त हुआ, क्योंकि प्रिंसेप ने खरोष्ट लिपि में लिखे गए अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की है। यानी जो प्राकृत रूप में पहचान की है भाषा की, वो जेम्स प्रिंसेप ने की है, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। राजन देवनाम्पीय और प्रियदर्शी, अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्रित करने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है। लोगों के
समाचार हम प्रतिवेदक सदैव पहुँचाए, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ। ये सम्राट अशोक ने कहा है। यानी देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी दोनों उपाधियां सम्राट अशोक के लिए प्रयोग की जाती थी। अशोक ने अपने साम्राज्य के बारे में कहा था कि चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, खाना खा रहा हूँ, अंतपुर में हूँ और विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाले में हूँ या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा है अथवा वाटिका में हूँ, लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूंगा। यानी अशोक का कहना था कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या उसका निराकरण हर समय में करने को तत्पर हूँ, यानी तैयार हूँ। यानी अशोक एक धर्म सहिष्णु शासक था और जनता की भलाई का काम उसने किया। और यहाँ से भी आपके प्रश्न बनता है कि राजन या देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी किसकी उपाधियां थी? तो ये दोनों उपाधियां अशोक की थी। आगे बात करते हैं अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं। इतिहासकारों में अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। ध्यान देने की बात है कि अभिलेख स्रोत 10 में अशोक का नाम नहीं लिखा गया, उसमें अशोक द्वारा अपनाए गए उपाधियों का प्रयोग किया गया, जैसे देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर। यानी देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी दोनों अशोक की उपाधियां हैं। अशोक का अन्य नाम अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियां भी लिखी है। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि वे विषय शैली, भाषा और पूरा लिपि विज्ञान में सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन अभिलेखों में एक ही शासक ने बनवाया था, यानी एक ही शासक ने अभिलेख बनवाए थे और जो सम्राट अशोक था। आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक से पहले के उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का वक्तव्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि पता चल सके कि उनमें लिखा गया सत्य है, संभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है। यानी इतिहासकार पता लगाते हैं कि जो अभिलेख में लिखा गया सत्य बात है या फिर झूठ मूठ है या फिर अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के कही गई है। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? अभिलेख शास्त्री प्राय वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ बदल न जाए। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग इन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? यानी राजा महाराजा जैसे कुआं खुदवा दिया पानी पीने के लिए, विश्राम स्थल है जहाँ पे रुकते थे, तो वहाँ पे भी बहुत सारे अभिलेख राजा महाराजा लिखवाते थे। हो सकता था जनता उसको पढ़ने के लिए रुकते हो। अधिकांश लोग प्राय पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कुछ लोग पढ़े लिखे थे, साधारण व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता था। बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे उस समय। हिंद यूनानी शासक मेनांडर का सिक्का, यानी मेनांडर का सिक्का देखा है। हिंद और यूनानी दोनों के सिक्के, इस प्रकार के सिक्के उस समय बनते थे। पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों का उत्तर पाना सदैव आसान नहीं है। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेखों में मिलते हैं जिनकी व्याख्या प्राय अशोक की वेदना प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। अशोक की वेदना यानी अशोक के दुख, साथ ही यह युद्ध के प्रति उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है। यानी अशोक ने कलिंग पे आक्रमण करके कलिंग में 1 लाख लगभग सैनिक मारे गए थे, जिसकी वजह से वेदना के कारण अशोक का अपना मन प्रवृत्ति यानी युद्ध प्रिय से शांति प्रिय की तरफ परिवर्तित कर लिया था। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, उड़ीसा जो उस समय कलिंग के नाम से जाना जाता था, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहाँ नहीं मिला है, अर्थात अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई। इसका हम क्या अर्थ लगा है? क्या राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह न सका? यानी कलिंग के अंदर आपको एक भी अभिलेख नहीं मिलता, लेकिन अशोक ने कलिंग के बारे में अपने अभिलेख में बताया है। अब आगे बात करते हैं राजा की वेदना। जब देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी यानी अशोक ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग आधुनिक तटवर्ती उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। यहाँ से प्रश्न बनता है, इंपोर्टेंट लगा ले, यानी अशोक ने अपने शासनकाल के कौन से वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था? 8वें वर्ष में कलिंग पे आक्रमण किया था। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और उससे भी ज्यादा मृत्यु हो गए, यानी बहुत सारे सैनिक मारे गए। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवनाम प्रिय धम्म के गहन अध्ययन और धम्म के स्नेह और धम्म के उपदेश में डूब गए। यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन से युद्ध के बाद अशोक धम्म में डूब गए यानी धम्म अपना लिया? तो अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद धम्म अपना लिया। यही देवनाम प्रिय के लिए कलिंग विजय का पश्चाताप था। देवनाम प्रिय के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब
कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहाँ लोग मारे जाते हैं और निष्कासित किए जाते हैं। यानी अशोक को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब हजारों लाखों की संख्या में सैनिक मारे गए और सामने वाला जो राजा था वो पराजित हुआ और अशोक की विजय हुई, लेकिन वो विजय वेदना में बदल गई। आगे अब बात करेंगे हम अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अब आपको ये पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। यानी अभिलेख को पढ़ना एक रिस्क वाला काम है जिसके अंदर हो सकता है बहुत सारे अक्षर मिट गए हो, कुछ अक्षर सही ढंग से दिखते नहीं हो, धुंधले दिखते हो। तो पढ़ना भी एक तरह से अपने आप में चुनौती है। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता है। यानी अभिलेख में क्या लिखा गया और आप क्या अर्थ निकालते हो उसका ये भी जरूरी है, क्योंकि कुछ अर्थ विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें, इनमें से कुछ उल्लेख काल 2 में किया गया है, तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहते हैं। यानी विद्वान मिलकर आपस में चर्चा करते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके। यानी बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं पत्थरों पे, धातु के शिलालेख के माध्यम से, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाल सके हैं या प्रकाशित नहीं किए जा सके, उनके अनुवाद नहीं किए गए, क्योंकि अलग अलग लिपि अलग अलग भाषा में लिखे गए तो इतिहासकारों को अनुवाद करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे, बहुत सारे अभिलेख नष्ट हो गए होंगे। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध है वह संभवतः कुल अभिलेखों में अंश मात्र है। अंश मात्र यानी बहुत कम मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में अभिलेख नष्ट हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या यह है कि ये जरूरी नहीं है कि जिसे हम राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया हो। यानी जो बात अपन महत्वपूर्ण मानते हो सकता है उसको अभिलेख में नहीं भी लिखा गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं और रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है। यानी रोजाना की जिंदगी लोग क्या काम करते थे, कैसे खाते पीते थे, रहते थे, उनके बारे में अभिलेखों में नहीं लिखा जाता था। यानी अभिलेख जो थे वो विशेष अवसरों का वर्णन करते थे। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते थे जो उन्हें बनवाते थे। यानी साधारण व्यक्ति अभिलेख नहीं लिखवाते थे, राजा महाराजा या विशेष व्यक्ति उन्हें बनवाने का कार्य करते थे। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी ताकि अपने अतीत को बेहतर कर सके। यानी बहुत सारी जानकारी साधारण तरीके से भी ज्ञात करनी होगी, अभिलेख के भरोसे पूरी जानकारी प्राप्त करना असंभव है। अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से नहीं मिलता है। साथ ही इतिहासकार प्राय प्राचीन और अर्वाचीन, प्राचीन यानी पुराना, अर्वाचीन यानी नई, दोनों प्रकार के प्रमाणों का आशंका व्यक्त करते हैं। 19 सदी के आखिरी दशकों में 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए। हाल के दशकों में ऐसे समुदाय के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी जो सामाजिक हाशिया पर रहे। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियां विकसित होगी। ये देखिए आप, कर्नाटक से प्राप्त एक ताम्रपत्र लेख लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी का, यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी का ताम्रपत्र मिला है। ताम्रपत्र यानी तांबे का बना हुआ, और ये देखिए आप, इसको संभाल के इस तरीके से रखा जाता है। इसमें अलग विभिन्न प्रकार की लिपियों में लिखा गया है अलग तरीके से। ऐसे अभिलेख मिले हैं बहुत सारे इतिहासकारों को। और ये आपका दूसरा अध्याय समाप्त हो चुका है। तो दूसरा अध्याय कंप्लीट हो गया है। 16 क्लासों में कुल मिला के 1 और 2 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरे अध्याय 16वीं क्लास है ये। दूसरे अध्याय की पूरे दूसरे अध्याय की आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में तीसरे अध्याय के बारे में। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।